नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओरिजिनली इस बॉडी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, जिसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया। आखिर इस बॉडी को स्टैब्लिश करने की जरूरत क्या पड़ी, बाद में इसे कब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया और क्यों इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, ये तो आज हम जानेंगे ही। साथ ही में जानेंगे कि इनके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, इस बॉडी के फंक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज क्या क्या रहती हैं, ये भी आज हमें देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि इस बॉडी को बनाने के पीछे की वजह क्या थी। देखिए, इसके लिए हमें 1990s के शुरुआती दौर में जाना होगा। ये वो समय था जहां पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भारत में लागू किया जाता है। इफेक्टिवली हुआ ये कि बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में 27% रिजर्वेशन दे दी जाती है। इस रिजर्वेशन का पूरे देश में विरोध भी हमें देखने को मिलता है, जो कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विरोध पर विराम लगाया इंदिरा साहनी केस की जजमेंट में, जिसे हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस की इस जजमेंट में 27% रिजर्वेशन को वैलिड करार दिया, लेकिन इसी जजमेंट में कुछ और एप्रीहेंशंस भी निकल कर आई थी। जैसे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की ओवर रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड क्लासेस में हो जाती है तो उसका क्या सेफगार्ड होगा। साथ ही में अगर कोई कास्ट ऐसी है जिसे इंक्लूड ही नहीं किया जाता लेकिन वो डिजर्व करती है, उस केस में क्या क्या सेफगार्ड्स होंगे। किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की कम रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर कम इंक्लूजन होता है बैकवर्ड क्लासेस में, उसका क्या क्या सेफगार्ड होगा। इन सभी एप्रीहेंशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए, विराम लगाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यह दिशा निर्देश दिया कि भारत सरकार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन करेगी और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी। अब ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1993 में इसका गठन कर दिया जाता है और इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि ये बॉडी बनकर आती है। अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, जिसके थ्रू इस बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सवाल उठता है कि इस अमेंडमेंट की जरूरत क्या थी। तो देखिए, इसके जो पैरेलल बॉडीज हैं, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते इनकी अथॉरिटी काफी ज्यादा थी एज कंपेयर टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नाउ दीज थ्री बॉडीज शुड बी एट पार एंड यही डिमांड काफी लंबे समय से उठ भी रही थी और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 338 को भारत के संविधान में लाया जाता है एंड उसी से हमें देखने को मिलता है कि इस बॉडी का गठन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में हो जाता है। इतना ही नहीं, इस बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन्हें भी इंक्रीज कर दिया जाता है इस पूरी अमेंडमेंट के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके मेंबर्स कौन है। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में एक चेयरमैन रहते हैं, एक वाइस चेयरमैन रहते हैं एंड 3 अन्य मेंबर्स इसमें रहते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील अपॉइंट किया जाता है। अब इन मेंबर्स की सर्विस कितनी होगी, इनकी जो टेन्योर है वो कितनी होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, उन सबको भी डिटरमाइन करने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही दी गई है। अब बात करते हैं इस बॉडी के फंक्शंस की। देखिए, जिस तरह से हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में देखा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में देखा, कुछ उसी तरह के फंक्शंस इस केस में भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है, दैट इज to investigate and monitors all the matters relating to the safeguards provided to to backward classes। अब इनको ये इंश्योर करना होता है कि बैकवर्ड क्लासेस को जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स या फिर कोई अन्य लीगल सेफगार्ड्स मिले हुए हैं, क्या वो केवल कानूनी फॉर्म में ही मिले हैं या फिर धरातल पे भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इसे इंश्योर करना और इसे मॉनिटर करना सबसे पहला फंक्शन इस बॉडी का माना जाता है। इसी के साथ साथ ये बॉडी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंप्लेंट्स में भी इंक्वायर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता हूं, मेरा ये अधिकार था, मुझे ये अधिकार नहीं मिला है या फिर इसकी इंफ्रिंजमेंट की गई है। अब ऐसे केसेस को इंक्वायर करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाना भी इसी बॉडी का एक फंक्शन यहां पर दिया गया है। इसी के साथ साथ इस बॉडी को यह भी आदेश दिया गया है कि ये प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी एंड सरकार को ये एडवाइस करेगी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाए जाएं सो दैट उनके इंटरेस्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को और ज्यादा सेफगार्ड किया जा सके। इसी के साथ साथ इस बॉडी को यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि ये बॉडी
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एनुअली एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी। इस रिपोर्ट में ये बॉडी को बताना होगा कि जो सेफगार्ड्स बैकवर्ड क्लासेस को मिले हुए हैं, क्या वो सेफगार्ड्स वाकई में उनको मिल रहे हैं या फिर वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारी जो रिकमेंडेशंस हैं ये इस बॉडी को यहां पर इस रिपोर्ट में देनी होती है। साथ ही में दे ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन टू द वेरियस यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स with the effective implementation for the effective implementation of safeguards provided to the backward classes। इसी के साथ साथ अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें कोई और फंक्शन देते हैं फॉर इन इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो उन्हें भी पूरा करने की जिम्मेवारी इस बॉडी की रहने वाली है। सो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने एक एनुअल रिपोर्ट भेजनी होती है। अब ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर उनको ये आदेश दिया गया कि वो उन्हें भेजनी होगी ही होगी। नाउ इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने पेश करेंगे अलोंग विद अ मेमोरेंडम, जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दी गई हैं क्या उन्हें पूरा किया गया। अगर नहीं पूरा किया गया या उनको नहीं माना गया तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह क्या थी वो भी इसी मेमोरेंडम में लिखी जाती है। इसी के साथ साथ ये रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के द्वारा पर्टिकुलर स्टेट गवर्नर के सामने भी भेजा जाता है अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर इस कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया है प्रेसिडेंट को कि लेट्स से गुजरात में ये इश्यूज आ रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस को, तो गुजरात के गवर्नर को इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा। अल्टीमेटली सरकार उस रिपोर्ट पे क्या बेसिस, उस रिपोर्ट पे क्या एक्शन लेती है वो भी, एंड ये रिपोर्ट को भी वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश किया जाता है। सो बेसिकली क्या होगा, गवर्नर के पास ये रिपोर्ट जाएगी, उस रिपोर्ट को गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश करेंगे अलोंग विद अ मेमोरेंडम, जिसमें ये बताएंगे कि जो रिपोर्ट हमारे पास सेंटर से आई है उस रिपोर्ट के आधार पर हमने क्या एक्शन लिया है, अगर एक्शन नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, वो भी उसी मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। सो ये रिपोर्ट इस तरह से यहां पर काम करते हुए हमें दिखाई देती है। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ कमीशन की। सबसे जो पहली इनकी पावर है दैट इज टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। देखिए, हमने यहां पर कहा कि इस रिपोर्ट के फंक्शंस हैं, आई मीन इस कमीशन के बहुत सारे फंक्शंस इसको दिए गए हैं। अब उन फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट्स मंगवाई जाएंगी, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाई जाएंगी, वो सारा जो प्रोसीजर होगा वो ये खुद ही बनाने की पावर इस कमीशन को दी गई है। साथ ही में अगर ये कमीशन कोई पर्टिकुलर केस को इंक्वायर कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंप्लेन को इंक्वायर कर रहे हैं, तो उस समय इस कमीशन के पास वही पावर्स होंगी जो कि एक सिविल सूट के पास, एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं जब वो एक सूट को ट्राई कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये कमीशन जो है कोर्ट की तरह ही यहां पर एक्ट करना शुरू कर देता है। अब जैसे कि समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी एक व्यक्ति को बुलाना और उसको उसकी अटेंडेंस को एनफोर्स करना, उससे शपथ लेकर उससे कोई बात पूछना। साथ ही में कहते हैं जी रिक्वायरिंग और डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, सो किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट कोई सरकारी ऑफिस से, कोई कोर्ट से या फिर किसी व्यक्ति से मंगवाना, वो इनका एक लीगल राइट बना दिया गया है। साथ ही में किसी से एफिडेविट पे एविडेंस लेना, रिक्विजिशनिंग रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स को लेना किसी कोर्ट से या फिर किसी ऑफिस से, वो भी इनको अधिकार दिया गया है। इशुइंग समन्स फॉर द एग्जामिनेशन, अब किसी को एक विटनेस के रूप में बुलाना हो वो भी इनको अधिकार दिया गया है कि किसी को ये विटनेस के रूप में बुला सकते हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट को ये मंगवा सकते हैं, या फिर एनी अदर मैटर विच द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, वो भी इनकी जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। तो ये यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इनकी पावर्स हैं। कहते हैं जी द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स। तो ये हमने यहां पर देखा कि ये इनका भी फंक्शन है, एंड ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी ये आदेश दिया गया है कि आपको भी इंक्वायर करना होगा, वॉलंटरीली इंक्वायर यहां पर राय लेनी होगी किसकी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। सो ये थे कुछ पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। साथ ही में हमने जाना कि इस कमीशन को लाया क्यों गया। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एंड क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।